साथियों नमस्कार। मैं बलबीर सिंह कौरव। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जो वीडियो थे त्रिस्तरीय पंचायती राज निर्वाचन 2022 के लिए और त्रि नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 से संबंधित वीडियो मैंने अपने कुछ साथियों के साथ अपने चैनल के माध्यम से शेयर किए। उन्हीं की विशेष मांग पर कुछ लोगों की जरूरत थी कि किस तरह से मतगणना होती है, इसके बारे में भी हमें कुछ बताया जाए। तो आज के वीडियो में हम सभी के साथ मतगणना का एक विशेष वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब तक वीडियो स्टार्ट करते हैं उस समय तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे कि इसी प्रकार के वीडियो जो मेरे द्वारा बनाए जाते हैं सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं एजुकेशन से रिलेटेड, टीचर्स प्रशिक्षण से रिलेटेड या अन्य कर्मचारियों के हित में जो कार्य होते हैं उनके जो टेक्निकल वर्क है उनसे संबंधित वीडियो में समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। साथियों, आज का वीडियो काउंटिंग से संबंधित है। जैसा कि हमें पता है, पंचायती राज निर्वाचन के जो चुनाव हुए थे उसकी मतगणना पोलिंग पर हुई थी और मतपत्रों के द्वारा मतगणना की गई थी। लेकिन नगरीय निकाय निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से हुए हुए और इसके साथ साथ जो कर्मचारी हमारे इस चुनाव में संलग्न थे उनका वोट ईडीवी के माध्यम से डला है, इलेक्शन ड्यूटी वैलिड। तो इसकी मतगणना, दोनों ही मतगणनाएं किस प्रकार से होंगी इसके बारे में कुछ चर्चा हम आप लोगों के साथ इस पीपीटी के माध्यम से करेंगे। इसके लिए विशेष अनुरोध है कि ये जो पीपीटी है एक मैटर पर आधारित है। इसमें जो बदलाव होते हैं इसके लिए आप आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन कर सकते हैं और रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जो तात्कालिक दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनके अधीन भी आप कार्य करें। जो बदलाव होंगे वो इस वीडियो के बाद भी कुछ हो सकते हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत आपको संशोधन करना होगा। बेसिक जो बातें हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मतगणना की प्रक्रिया। तो जो नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 है उसके कुछ अधिनियम है जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इनके अनुसार मतगणना की प्रक्रिया होती है। जैसे 64 से 75 मतों की गणना बाबत नियमों का विवरण है। 69 का ख ग मतदान मशीन की संवीक्षा और निरीक्षण वास्तविक गणना डीएमएम की सीलिंग। नियम 71 किसी भी मतदान केंद्र या केंद्रों में मतदान स्थगित होने की दशा में मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने तक की मतगणना शुरू नहीं की जाएगी। जब संपूर्ण मतदान हो जाएगा उसके बाद ही मतगणना होगी। ये नियम 71 में दिया गया है। तो ये कुछ नियम है। ऐसे ही साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी स्लाइड्स आपके लिए उपयोगी लगे उसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतगणना प्रक्रिया की व्यवस्थाएं ये हमारी सारी प्रशासन की है। जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रारूप 2 में जारी सूचना के प्रकाशन में निर्वाचन की मतगणना के लिए स्थान और समय दिनांक का उल्लेख रहता है। मतगणना के लिए चयनित भवन में हॉल या बड़े कमरे होने के अलावा भवन का परिसर खुला और फैला होना चाहिए। मतगणना हॉल या कमरों में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रहे। मेजों के आसपास अवरोधक बनाए जाएं जिससे कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी। इसके बाद ये भी है कि वार्डों के बराबर जो भी नगरीय निकाय हैं उनमें जितनी भी वार्ड होते हैं, ग्राम पंच जनपद पंच सॉरी जो हमारे नगर परिषद हैं, नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम, इनमें वार्डों की संख्या कम ज्यादा हो सकती है। तो जो मतगणना स्थल है वहां पर उतनी ही टेबल लगाई जाएंगी जितने की वार्ड होंगी। मीडिया कर्मियों के लिए मुख्य मतगणना हॉल में से थोड़ी दूरी पर मीडिया सेंटर होना चाहिए जिसमें प्रभारी अधिकारी नियुक्त हों तथा फोन, फैक्स, डाटा कम्युनिकेशन इत्यादि सुविधाएं होना चाहिए। मतगणना केंद्र पर कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की सुविधा, एसटीडी सुविधा युक्त टेलीफोन, फैक्स, लाउडस्पीकर तथा कक्षों की संख्या के आधार पर फोटोग्राफी मशीन की व्यवस्था होना चाहिए। तो साथियों ये व्यवस्थाएं थी। इसके बाद मतगणना स्थल पर जो हमें सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 3 घेरे होंगे
पहला घेरा जिसमें हमारे मुख्य रूप से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहेंगे, इनके द्वारा होगा। दूसरा सुरक्षा घेरा मतगणना भवन के प्रवेश द्वार पर होगा और तीसरा सुरक्षा घेरा मतगणना कक्ष के प्रवेश द्वार पर होगा। महिलाओं की जांच महिला सुरक्षा कर्मी द्वारा ही की जाएगी और प्रवेश पत्र के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए जो प्रारूप होता है 13 होता है। अभ्यर्थी इसे जो मतगणना है उसके लिए 3 दिन पूर्व तक आवेदन कर सकता है, जहां क्योंकि जो इलेक्शन है वो चरणों में होते हैं। जैसे वर्तमान में 2 चरणों में नगरीय निकाय के इलेक्शन हुए हैं, 6 तारीख को और 13 तारीख को, दोनों ही इलेक्शन हो चुके हैं। तो जो इनकी मतगणना तिथि है उसके 3 दिवस पूर्व तक मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति हो सकती है। आरओ के द्वारा मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति की जाती है। इनका प्रशिक्षण भी किया जाता है आरओ के द्वारा और उनके पहचान पत्र भी उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। फोटोयुक्त पहचान पत्रों की सहायता से ही मतदान अभिकर्ता उस चुनाव का जो गिनती होना है वोटों की, वहां तक प्रवेश की अनुमति उन्हें मिल पाती है। मतगणना की प्रक्रिया के लिए प्रत्येक टेबल के लिए एक गणना पर्यवेक्षक और 2 गणना सहायक कर्मी नियुक्त होते हैं। प्रेक्षक द्वारा प्रत्येक चरण में रैंडम आधार पर मशीनों की गणना जांच कार्य हेतु अतिरिक्त गणना सहायक की नियुक्ति भी की जाती है। गणना सहायकों को भी अपेक्षाकृत उच्च स्तर के फील्ड अधिकारियों या कर्मचारियों से लिया जाता है। गणना पर्यवेक्षक हमारे यहाँ जो भी लिए जाते हैं सामान्यतः जो गजिस्ट्रेट अधिकारी होते हैं, गजिस्ट्रेट ऑफिसर को ही केवल गणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके लिए रैंडमाइजेशन होता है। पहला रैंडमाइजेशन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गणना कार्य हेतु प्रशिक्षण अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सूची जो है रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाती है। द्वितीय रैंडमाइजेशन जो गणना दिनांक है उसी दिन प्रातः होता है, जहां आपको पता चलता है कि आपको किस टेबल की गणना करना है। तो इस तरह से मुख्य रूप से 2 बार रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद जो गणना की टेबल है उस पर मुख्य रूप से क्या क्या सामग्री होगी, इस सामग्री को हम देख लेते हैं। तो यहाँ 4 चीजें मुख्य रूप से होती हैं। एक नीला बॉल पॉइंट पेन जो लिखने के काम में आता है। दूसरा है सीलों को तोड़ने या खोलने का प्लास्टिक का चाकू या कैंची। तीसरा है कागज, कार्बन, आलपिन, रबर बैंड आदि। चौथा होता है गणना का परिणाम प्रारूप 21 का। चक्र के अनुसार 2 गुनी प्रति के में पार्षद के लिए ये दिया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे डबल संख्या में ये हमें बनाना होता है प्रारूप 21 और प्रत्येक चक्र का अलग अलग संधारित करना होता है। इसके बाद गणना की प्रक्रिया में जो आवश्यक सामग्री, जब मतपत्रों की गणना होगी तो उसके लिए एक तो गणना पर्चियां जो हमारे यहाँ मुख्य रूप से होती हैं, जैसे ईडीवी के द्वारा हमें प्राप्त हुई हैं। गणना परिणाम प्रारूप 20 और प्रतिक्षेपित, अगर कोई मत पर्ची अगर खारिज होता है मत, तो उसके लिए प्रतिक्षेपित मतों के पीछे उसका कारण दर्शाने वाली मुहर भी इस पर लगाई जाती है। सीलिंग के लिए ब्राउन पेपर, मोमबत्ती, चपड़ी, माचिस, गोंद की शीशी, स्टैम्प, ये सामग्री वहां उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसकी टेबल पर 4 मुख्य रूप से सामग्री होती है। एक तो निर्वाचन की नामावली का जो घोषणा है सह विवरण प्रारूप 23, निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रारूप 24, निर्वाचन अभ्यर्थी से प्राप्त की जाने वाली अभिस्वीकृति का प्रारूप, रिटर्निंग अधिकारी की सील एवं स्टाम्प पैड, ये सारी सामग्री वहां होना चाहिए। गणना की प्रक्रिया में फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी के द्वारा जो जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा फोटोग्राफर नियुक्त किया जाता है वही केवल फोटोग्राफी कर सकता है। इसके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को फोटोग्राफी करने की अनुमति नहीं होती है। फोटोग्राफी की जो सीडी है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में रखी जाती है, जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी ओपन किया जा सकता है। गणना की प्रक्रिया में गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक, निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन और गणना अभिकर्ता ये हो सकते हैं। अब यहाँ यदि हम बात करें निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक, तो यहाँ पर कोई भी राज्य मंत्री, उपमंत्री ये गणना हॉल में अभ्यर्थी के रूप में ही आ सकते हैं।
कर्तव्यरूढ़ लोक सेवक के रूप में इन्हें नहीं गिना जाता है। मतगणना की प्रक्रिया में निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणना अभिकर्ताओं के रूप में केंद्र और राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री की नियुक्ति नहीं की जा सकती। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के साथ उनके किसी भी सुरक्षाकर्मी की गणना हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी पुलिसकर्मी भी हमारे यहाँ गणना हॉल में नहीं आ सकता जब तक कि आरओ उन्हें नहीं बुलाए अपनी व्यवस्था के लिए। यदि आरओ चाहता है तो उसी की अनुमति से कोई प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा कोई भी पुलिसकर्मी नहीं आएगा, चाहे वो ड्रेस में हो या विदाउट ड्रेस का हो। मतगणना की प्रक्रिया में गणना अभिकर्ता आवंटित टेबल के पास ही बैठेंगे, इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। धूम्रपान पूर्ण रूप से वर्जित होता है। सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी प्रतिरोध यानी वर्जित होती हैं। वीडियोग्राफी जो की जाती है मीडिया के द्वारा नहीं की जाएगी, केवल जो प्राधिकृत व्यक्ति है वही अंदर की वीडियोग्राफी कर सकता है। मतगणना संबंधी सामान्य दल के लिए कुछ निर्देश हैं, ये हमें जरूर पढ़ लेना है। जैसे सबसे पहले यदि हम देखें कि जो मतगणना तिथि पर जो व्यक्ति है वो समय पर ही पहुंचना है उसको। दूसरा है, दूसरी बात अगर हम करें, गणना स्थल में प्रवेश के लिए अपना परिचय पत्र लेके जाएं। तीसरा है, गणना में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी को फोटोयुक्त बैच लगाकर रखना है। मतगणना में केंद्र में अनुशासन बना के रखना है। मतगणना स्थल पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। मतगणना स्थल पर रैंडमाइजेशन के पश्चात आपको जो टेबल नंबर दिया है उसी पर आपको बैठना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। मतगणना के प्रमुख चरण, तो मतगणना यहाँ पर दो चरणों में मुख्य रूप से होगी। पहला निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना होगी। इसके बाद जो ईवीएम है, ईवीएम में डाले गए मतों की गणना होगी। तो जो निर्वाचन मतपत्र हैं उनकी गणना कैसे होती है ये हम देख लेते हैं कि जो निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र हैं 19 खा इसमें लिफाफे में ये आता है। इसमें दो लिफाफा होते हैं, एक छोटा वाला अंदर का होता है जिसके अंदर जो बैलेट पेपर होता है जिस पर मत अंकित रहता है वो रहता है, उसके ऊपर होती है घोषणा। तो यहाँ पूरा ये भरा होना चाहिए, मतपत्र का नंबर इस घोषणा पे होता है। तो जब हम इसको पहले ऊपरी बाहरी लिफाफा खोलते हैं, इसकी सारी जानकारी से संतुष्ट हो जाते हैं कि ये सही है, तो ही हम इसके बैलेट पेपर को खोलेंगे, अन्यथा नहीं खोलेंगे। या फिर जब इसकी घोषणा में कहीं कोई त्रुटि होती है या पूर्ण रूप से नहीं भरा होता है, आगे हम बताएंगे कैसे सही है या कैसे गलत इसे हम साबित कर सकते हैं, तो उस पर हम खारिज की सील लगा करके और कारण लिखने के बाद उसे हम एज इट इज रख देते हैं, जिससे जो मतपत्र है उसकी गोपनीयता बनी रहे। अब यहाँ हम देखते हैं निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निम्नांकित दशा में भीतर के लिफाफा यानी प्रारूप 19 का को खोले बगैर निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र प्रतिक्षेपित या खारिज कर दिया जाए। कैसी स्थिति में खारिज कर सकते हैं? यदि मतदाता द्वारा दी गई घोषणा प्रारूप 19 का बाहरी लिफाफा 19 खा के अंदर न पाई जाए, यदि मतदाता की घोषणा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित न हो या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित न हो या उसके अन्य कोई सारभूत त्रुटि हो, यदि घोषणा पत्र में उल्लेखित मतपत्र का क्रमांक उस क्रमांक से भिन्न हो जो कि लिफाफे के भीतर प्रारूप 19 का के ऊपर अंकित है। दोनों ही जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। अगर अंकित नहीं है या गलत है तो हम मतपत्र को खारिज कर सकते हैं। सभी प्रतिक्षेपित मतों के प्रारूप 19 का इनके लिफाफे के ऊपर मोहर लगाई जाए तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाए। तत्पश्चात ऐसे लिफाफे और उनके साथ प्राप्त घोषणा के फार्मों को यदि हो फिर से बाहर वाले लिफाफे में समुचित पृष्ठांकन के साथ रख दिया जाए। इस प्रकार के सभी बड़े लिफाफे का एक अलग पैकेट बनाकर उन्हें सील बंद कर दिया जाए
तथा पहचान के लिए उस पर निम्न निष्कासित मतपत्र त्रुटिपूर्ण प्रतिक्षेपित लिख दिया जाए। तो इस तरह से ये खारिज कर दिए जाते हैं। त्रुटिपूर्ण प्रतिक्षेपित लिफाफों के अलावा शेष बचे लिफाफों की घोषणा 19 गाहकों एकत्र करके उन्हें एक अलग पैकेट में रखकर सील कर दिया जाए। इसके बाद मतपत्र वाले लिफाफे 19 का एक एक करके खोले जाएं और उनमें रखे हुए निर्वाचन मतपत्रों को निकालकर एकत्र किया जाए। इसके पश्चात प्रत्येक मतपत्र की समीक्षा की जाए और यह विनिश्चित किया जाए कि यह विधिमान है या नहीं, यानी जो मतपत्र है वो सही है, वोट आपका सही अंकित है या नहीं है, ये सुनिश्चित किया जाए। जैसे कि हम पंचायत निर्वाचन में जो मतपत्रों की गणना करते हैं वहां देखते हैं कि वोट वैलिड जो है वो सही है या नहीं है। तो इसके भी कुछ नियम हैं, तरीके हैं, वो भी हम आगे देखते हैं। अब निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र निम्न दशा में प्रतिक्षेपित या खारिज किया जा सकता है। कौन कौन सी दशाएं हो सकती हैं? तो कुछ दशाएं ये यहाँ पर अंकित हैं, पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उस पर कोई ऐसा चिन्ह या लेख है जो मत को अवलिखित करने से भिन्न है और जिससे कि मतदाता की पहचान हो सके। उस पर कोई मतपत्र अवलिखित नहीं है। उस पर एक मत से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए हैं या बनावटी मतपत्र है, इस प्रकार छत विक्षत है या असली मतपत्र के रूप में उसकी मान्यता स्थापित नहीं की जा सकती कि वोट किस प्रत्याशी को दिया गया है। उसे किसी लिफाफे में जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदाता को उसके साथ भेजा गया था उसमें रखकर लौटाया गया है। मत को उपदर्शित करने वाला चिन्ह मतपत्र पर ऐसी रीति से लगा है कि बाद में संदेहपूर्ण हो कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है। तो ये कुल 7 स्थितियां मुख्य रूप से हैं, इनके द्वारा हम इसे खारिज कर सकते हैं। इसके बाद सही है कैसे होगा निर्वाचित कर्तव्य रूल, कि देखो सही 3 यहाँ प्रत्याशी थे, ये खारिज है यानी सही नहीं है। इसमें क्या किया है, इस पर राइट का निशान लगा दिया, यहाँ नाम भी लिख दिया, हस्ताक्षर कर दिए या नाम। ऐसी स्थिति में ये खारिज माना जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ किसी को भी मत नहीं दिया है तो भी खारिज है। यहाँ 2 पर राइट का निशान लगा दिया है, डबल मत दे दिया है, तब ऐसी स्थिति में भी ये खारिज होगा। इसके बाद ये वास्तविक मतपत्र नहीं है, ये वैलिड यूनिट क्या है, नकली है, नमूनार्थ है, दिया एक को है लेकिन नमूना है तो नहीं होगा। ये भी एक तरह से यहाँ पर कटा फटा है, सही नहीं है, तो ये भी खारिज की श्रेणी में ही आया। वह इस प्रकार छत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती। अब इसके बाद जो लिफाफा जिसमें आना चाहिए था वो लिफाफा नहीं है, दूसरा कोई लिफाफा है, तब भी इसे खारिज कर देंगे। या राइट का निशान ऐसा लगा है कि दोनों कॉलम दोनों अभ्यर्थियों के उसमें जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में भी मतपत्र को खारिज कर देंगे। इसके बाद विधिमान यानी सही मतपत्र कैसा होगा, केवल जो प्रत्याशी को मत देना चाहते हैं उसी में राइट लगा हुआ है या क्रॉस लगा हुआ है, तब भी ये एक ही अभ्यर्थी के लिए है, दोनों ही मतपत्र वैलिड हैं यानी विधिमान है। नेक्स्ट है, अगर हम एक ही कॉलम में कितनी बार भी उसे चिन्ह अंकित कर सकते हैं तब वो खारिज नहीं होगा, इसे हम राइट मानेंगे। कम दिखाई दे रहा है, हल्का है लेकिन एक ही है, तो ही वो क्या होगा, मतपत्र में चिन्ह अस्पष्ट लगा हो, मतपत्र में चिन्ह एक से अधिक बार लगा हो तो भी ये वैलिड है, सही है, क्योंकि एक ही जगह लगा हुआ है। इसके बाद निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की गणना जब हम खोल लेंगे तो एक ट्रे में रखने के बाद समीक्षा उपरांत जब सही गलत का निराकरण हो जाए, अभ्यर्थीवार एवं खारिज किए गए मतपत्रों को गणना ट्रे में अलग अलग खानों में रखा जाए, सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पीछे सील लगाई जाए तथा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपयुक्त प्रविष्टि पर सही का निशान लगाते हुए अपने हस्ताक्षर किए जाए। अभ्यर्थीवार गिनती करके गणना का परिणाम प्रारूप 20 में अभिलेखित किया जाए। मतपत्रों की गणना प्रारूप 20 में भरी जाना है। प्रारूप 20 के बिंदु 2 खा
अविधिमान मतों बिंदु 2 कुल मतपत्रों की संख्या में अपूर्ण घोषणाओं के कारण प्रतिक्षेपित मतपत्रों को भी शामिल किया जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को मिले निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों का आख्यापन यानी ऐलान किया जाएगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को एडीवी के कितने मतपत्र मिले हैं। सभी विद्यमान निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की अभ्यर्थीवार और खारिज किए गए मतपत्रों की गड्डियां बनाकर प्रत्येक गड्डी में एक गणना पर्ची लगाई जाए। इन सभी गड्डियों को एक साथ रखकर रबर बैंड से बांधकर एक पैकेट में निर्दिष्ट विवरण अंकित कर रखा जाए। पैकेट पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अपनी सील लगाई जाए तथा इच्छुक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी अपनी सीलें लगाने का अवसर दें। इसके बाद दूसरा जो चरण है वो कंट्रोल यूनिट से की जाने वाली मतगणना है। तो आगे हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट से मतगणना किस प्रकार से की जाएगी। पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने सोचा है कि एक ही वीडियो बनाया जाए जिसमें गणना की पूरी प्रक्रिया हो। तो साथियों, अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक जरूर रहें। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कंट्रोल यूनिट से परिणाम की गणना। प्रत्येक गणना टेबल पर वार्डवार आवंटित मतदान मशीनों का चार्ट प्राप्त होगा। उसी के अनुसार आपको मतदान मशीनें प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले जो मशीन हमें प्राप्त हुई है, हम देखें कि सही सीक्वेंस में आ रही है या नहीं आ रही है। निकाय के वार्ड में प्रयुक्त मतदान मशीन के क्रम से आपकी टेबल पर प्राप्त होगी। कंट्रोल यूनिट के साथ अभिलिखित मतों का लेखा जो होता है प्रारूप 18 का, जो पीठासीन अधिकारी भर करके देता है, वो भी प्राप्त होगा। निकाय के प्रत्येक वार्ड के समस्त मतदान केंद्रों की मतदान मशीनों की निगरानी गिनती संबंधित टेबल पर ही क्रम से की जाएगी। तो जैसे ही मशीन हमारे पास आती है और मतपत्रों का जो लेखा है 18 का ये आता है, उस पर जो नंबर लिखा हुआ है मशीन का, सबसे पहले हम ये दोनों को मिला लें। पहला कार्य यही होता है कि ये मिला लिया। अगर ये सही है तब हम आगे देखते हैं। मिलाने के बाद फिर हम इसके जो एड्रेस टैग है, अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट पर लगी सीलों की जांच एवं निरीक्षण करा दें। संतुष्ट होने के पश्चात लगे सील्ड एड्रेस टैग को भी हटा दें। सीयू को खोलने के लिए लॉक को धीरे से अपनी ओर खींचकर ऊपर की ओर दबाएं और ढक्कन खुल जाएगा। ईवीएम मशीन के बॉक्स एवं मशीन के पीछे अंकित नंबर का भी मिलान कर लें कि जो मशीन का नंबर है वो भी इसके डिब्बे पर और जो पहले लिखा हुआ था मतपत्र लेखा पर वो सेम होना चाहिए। इन सभी से हमने मिला लिया। कंट्रोल यूनिट पर लगा जो एड्रेस टैग है, बैगनी पेपर सील, हरी पत मुद्रा स्ट्रिप सील, ये सही है, इसकी हम जांच करा दें। उपस्थित अभिकर्ताओं को जांच के उपरांत रिजल्ट खंड पर लगी एड्रेस टैग को हटा देना है। इस रिजल्ट खंड ये है, इसको हम हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे, यहाँ से जो एबीसीडी वाली सील होती है उसको भी हटा देना है। ग्रीन पेपर वाली सील होगी, ये भी आपकी यहाँ से फिर हट जाएगी। हटने के बाद हम इसको ओपन करेंगे, इस रिजल्ट सेक्शन वाले बॉक्स को। मतदान मशीन का रिजल्ट दिखाने के लिए पीछे का ढक्कन खोलकर पावर का स्विच ऑन करें। तो जैसे ही ये हट जाएगी उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद जो डिस्प्ले होगा, इस पर जो सामान्य जानकारी डिस्प्ले हो रही है, इसे भी हम मैच कर लें कि जिस दिन आप खोल रहे हैं वही डेट आ रही है। आपका जो नंबर जो शो हो रहा है वही आपके मतपत्र लेखा पर लिखा हुआ है। पोस्ट वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्प्ले की देखेंगे। इसके पश्चात मतपत्र लेखा 18 का के 2 भाग 2 को में भरना है। सामान्य सी जानकारी जैसे मतदान केंद्र में उपयोग में लाई गई ईवीएम में पाए गए मतों की संख्या जो 18 का में थी, वही संख्या मशीन में दिखाई दे रही थी, उस संख्या को हमने यहाँ लिख लेना है। इस भाग में 1 में दर्शाई गई कुल संख्या और भाग 1 की मद 3 में दर्शाई गई ईवीएम की संख्या मतों की कुल संख्या में कोई अंतर यदि है तो, और नहीं है तो निरंक हम कर देंगे। तारीख जिस दिन मतगणना की है, स्थान, गणना पर्यवेक्षक और जो सहायक हैं उनके
गणना पर्यवेक्षक के साइन और रिटर्निंग ऑफिसर के साइन यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए रिजल्ट 1 को दबाना है। जैसे ही हम रिजल्ट 1 दबाएंगे तो सामान्य सी बात है कि जो सामान्य जो डिस्प्ले होता है, इसके बाद इसमें देखेंगे कोई अंडरवोट तो नहीं है। पोस्ट 1 के लिए पहले गिनती होगी, जब पोस्ट 1 की गिनती पूरी हो जाएगी तो पोस्ट 2 के लिए होगी। यहाँ हम देखेंगे जैसे अंडरवोट अगर है तो वो संख्या आ जाएगी। अंडरवोट क्या होता है साथियों, पहले भी आप जान चुके हैं कि अगर कोई मतदाता आता है, किसी एक पोस्ट के लिए उसने मत दिया है तो एक अंडरवोट में चला जाएगा। इस तरह से इसकी हम काउंटिंग करके जो प्रारूप मिलेगा उस प्रारूप पे आपको कैंडिडेट 1 को कितना वोट मिला, कैंडिडेट 2 को कितना वोट मिला, कैंडिडेट 3 को कितना वोट मिला, या नाम नहीं आता है, केवल सीक्वेंस आता है उनका। तो जो जिस सीरीज में आपके बैलेट पेपर पर अभ्यर्थी थे या बीयू पर जो अभ्यर्थियों की क्रम संख्या थी वही आपको छपी हुई भी मिल सकती है या आपको अपने हाथ से भी लिखना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम कैंडिडेट को मिले मतों की संख्या हम यहाँ पर लिख लेंगे। इन सभी का टोटल जोड़ लेंगे, जो हमारा अंकित जो मशीन में टोटल था उससे मिलान होना चाहिए। यदि कोई एक बार में संशय है तो हम दोबारा भी इसका रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का प्रदर्शन इस प्रकार किया जाए कि उपस्थित अभ्यर्थी या उनके गणना अभिकर्ता और गणना पर्यवेक्षक परिणाम को आसानी से देख सककर नोट कर सकें। यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं को उपयुक्त परिणाम नोट करने के लिए रिजल्ट 1 का बटन पुनः दबा सकते हैं कि उन्होंने नहीं देख पाया, कोई संशय है तो हम दोबारा से उसे दबा सकते हैं। यदि पीठासीन अधिकारी के द्वारा किसी भी कारण से क्लोज बटन नहीं दबाया गया है, मशीन को सील कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में जब आप रिजल्ट बटन दबाएंगे तब उस पर इनवैलिड ऑपरेशन लिख करके आएगा। यदि ऐसी स्थिति किसी साथी के साथ में बनती है तो इस स्थिति में पर्यवेक्षक या रिटर्निंग अधिकारी को लिखित में तत्काल अवगत कराएं। रिटर्निंग अधिकारी या गणना पर्यवेक्षक अभ्यर्थी, उनके गणना अभिकर्ता इसकी वीडियोग्राफी के साथ उस कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाएंगे। यदि मशीन में डाले गए वोटों की संख्या का मतपत्र लेखा में दर्ज कुल वोटर्स की संख्या से मिलान होता है तब रिटर्निंग अधिकारी गणना पर्यवेक्षक क्लोज बटन दबाकर गणना परिणाम हेतु अग्रिम कार्यवाही कर सकते हैं। यदि ईवीएम में कुल दर्ज मतदाता एवं मतपत्र लेखा में कुल दर्ज मतपत्रा का मिलान नहीं होता तब ऐसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट को अलग कर दिया जाए एवं इसकी रिपोर्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर है और राज्य निर्वाचन आयोग को की जाएगी। परिणाम को नोट कर लिए जाने के पश्चात कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ कर दें और अनुभाग के कवर को बंद कर दें। इसके बाद बॉक्स में रख दें। गणना का परिणाम प्रारूप 21 का में तैयार किया जाएगा। तो जो 21 का है यहाँ पर जैसे हम देखते हैं क्रमांक, थोड़ा ऐसे गणना का परिणाम 21 का में 2 प्रतियों में गणना पर्यवेक्षक द्वारा तैयार किया जाएगा। दूसरी प्रति कार्बन कॉपी होगी, गणना पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षर कर अभ्यर्थी या उनके गणना अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराए जाएंगे। अब इसमें हमें क्या क्या भरना होता है इसे हम थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, जो आपको रिजल्ट इसका शो करना है। तो यहाँ वार्ड का नंबर किस वार्ड के लिए है, महापौर या अध्यक्ष पार्षद किसके लिए लिखना है वो, मतदान केंद्र क्रमांक यहाँ लिख देना है। फिर अभ्यर्थी के नाम आपको क्रमशः लिखना है जिस क्रम में हमारी वैलिड यूनिट में थे। यहाँ अंडर वोट या नो वोट जो है उनकी संख्या लिखना है। अनफिनिश्ड मतों की संख्या यदि है तो वो लिखना है। इसके बाद यहाँ निर्वाचन जो अभ्यर्थी है उनके नाम क्रमशः लिखे होंगे। मशीन के द्वारा जो वोट मिले हैं उन वोटों को क्रमशः यहाँ लिखते चले जाएंगे अभ्यर्थी के बाद। जब ये हो जाएगा तो गणना पर्यवेक्षक है उस पर हस्ताक्षर करेगा। अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, इनके भी हस्ताक्षर यहाँ पर हो जाएंगे आपके। तो ये थी गणना की प्रक्रिया मशीन के द्वारा कैसे करना है। तो साथियों मतगणना का जो संधारण है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। गणना का परिणाम प्रारूप 21 जो है 21 में
दिया जाएगा। इसकी 2 प्रतियां बनाई जाएंगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रति हस्ताक्षर यानी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रारूप 21 का की एक प्रति अंतिम परिणाम पत्र प्रारूप 22 तैयार कर रहे अधिकारी को भेजा जाएगा। दूसरी प्रति से फोटोकॉपी कराकर उसकी प्रतियां सभी गणना अभिकर्ताओं को दी जाएगी। प्रारूप 22 में दर्ज चक्रवार अंतिम गणना परिणाम को जांच कर रिटर्निंग ऑफिसर एवं प्रेक्षक को हस्ताक्षर करना चाहिए तथा बोलकर एवं लाउड स्पीकर से घोषणा की जाएगी। एक श्याम पट जो बोर्ड होगा पर लिखा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी या उनके गणना अभिकर्ता देखकर मिलान कर सकते हैं कि किस चक्र में प्रत्येक चक्रवार घोषणा की जाएगी। तो प्रत्येक चक्र की घोषणा अभ्यर्थी नोट कर सकते हैं। इसके बाद है मतगणना परिणाम संधारण एवं घोषणा। किसी कंट्रोल यूनिट में तकनीकी कमी के कारण परिणाम प्रदर्शित न हो तब ईसीएल के टेक्नीशियन से डाटा प्राप्त किया जाए या उचित अनुमति प्राप्त करके डीएमएम को निकालकर कंट्रोल यूनिट में लगाकर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रारूप 22 अंतिम परिणाम पत्र में अभ्यर्थीवार विधिमान निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की संख्या को जोड़कर तैयार किया जाएगा। यदि 2 अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए मत बराबर हों तो लॉटरी सिस्टम से विजेता घोषित किया जाएगा। इस आधार पर प्रारूप 23 निर्वाचन की घोषणा सह विवरण में तैयार किया जाएगा। इसके बाद 24 निर्वाचन का प्रमाण पत्र होता है, प्रारूप 24, जो निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। अब इसके बाद आती है बारी मतों की पुनर्गणना की। यदि कोई ऐसा लगता है, सामान्यतः मशीन में ऐसा नहीं होता है, मतदान मशीन में रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या पुनर्गणना का कोई प्रश्न नहीं उठता। यदि पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन पत्र दिया जाता है तो आरओ द्वारा उसमें बताए गए कारण पर विचार करना चाहिए और उस आवेदन पत्र पर अपना निर्णय देना चाहिए। यदि आरओ किसी मामले में पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करता है तो पुनर्गणना के पश्चात परिणाम पत्र में परिणाम जो पत्र प्राप्त होगा उसमें यदि कोई संशोधन है तो संशोधन करने के बाद घोषणा कर सकता है और उस पर हस्ताक्षर कर देगा। इसके बाद आयोग ने यह निश्चित किया है कि ऐसे स्थान जहां पर चुनाव का परिणाम प्रथम 2 अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के अंतर के आधार पर हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों की व्यापक पुनः गणना कानूनन आवश्यक होगी, चाहे इसके लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा न कहा गया हो। मतों की गणना का कार्य एक बार शुरू होने के बाद लगातार जारी रहेगा। कोई विशेष कारणों से गणना का कार्य निलंबित या स्थगित करना पड़े तो मतदान मशीनों एवं समस्त कागज सीलबंद कर दिए जाएं। आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक को यह अधिकार है कि वे किसी भी विशेष परिस्थिति में चुनाव परिणाम घोषणा के पूर्व की जा मतगणना व परिणाम को रोक सकता है, कभी भी रोक सकता है या इसे स्थगित कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी मतगणना का प्रयोग। ये जो मतगणना हुई है उसे आरओ के द्वारा इसकी जो वेबसाइट है इलेक्शन की, उस पर तुरंत ही परिणामों को अपलोड करना जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसका उत्तरदायित्व होता है। तो साथियों, ये थी मतगणना से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि समय समय पर मेरे द्वारा इस तरह के वीडियो डाले जाते हैं जो सभी के लिए मददगार होते हैं। चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।